ओके, चलिए जी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आरपीएससी से रिलेटेड रहेंगे, आपके अधीष्ट बोर्ड से रिलेटेड रहेंगे। और इंडिया में कुछ अदर जो स्टेट्स में जो आपके एग्जाम होते हैं उनके पीएसयू एग्जाम, जो जैसे गेट के पीएसयू के थ्रू जो एग्जाम होता है उसके उससे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आपको देखना है, उसके बाद आपको सेल्फ आंसर देना है, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सेकंड, कल की क्लास में आपका सब्जेक्ट टेस्ट फोर्थ कंडक्ट करवाया जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का सब्जेक्ट टेस्ट आपका फोर्थ रहेगा, वो आपका लास्ट सब्जेक्ट टेस्ट रहेगा। उसके बाद में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टेस्ट रहेंगे फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट टेस्ट जो फोर रहेगा वो सब्जेक्ट टेस्ट फोर के टेस्ट में कल की जो टेस्ट रहेगा उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ, बहुत लेंदी टेस्ट है वो। मैंने उसको हर एक क्वेश्चन को बहुत लेंदी टेस्ट के रूप में वो कन्वर्ट किया है। और लेंदी टेस्ट का मतलब है कि उसको सोल्व करने में आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटे के टाइम में आपको मैनेज करना है कि 50 क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। हाँ जी, जितना पढ़ा है वो कंप्लीट कंटेंट आएगा। ऑपरेट सिस्टम्स को कंप्लीट मैंने उस टेस्ट के अंदर कवर करने की कोशिश की है। और मैंने कोशिश की है, लगभग सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें पूछने की कोशिश की है। तो उस टेस्ट को बनाने में मेरी बहुत सारी मेहनत लगी है, तो उस टेस्ट को आप अच्छे से कवर करना। और अगर वो सारे टेस्ट कवर कर लेते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम में उससे बाहर आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर कर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रैंडम टेस्ट बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कल की जो क्लास होगी वो आपका सब्जेक्ट टेस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर। एक इजी सा क्वेश्चन है, आरपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन ये। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपके किसको स्टोर करने के लिए काम आती है? स्मॉल वोलेटाइल डेटा नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज तो वो नॉन वोलेटाइल होती है, तो अनयूज डेटा इन स्मॉल क्वांटिटी, मास नॉन वोलेटाइल डेटा एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, लार्ज लार्ज साइज का ना, बड़े साइज का जो आपका नॉन वोलेटाइल डेटा होता है, जो प्रोग्राम होता है, इसको स्टोर करने के लिए आपका कौन काम आता है? आपका सेकेंडरी स्टोरेज काम आता है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग सी प्रोग्राम प्रिंट हेलो। हेलो कितनी बार प्रिंट होगा ये अब बताना है। हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? हेलो कितनी बार प्रिंट होगा यहाँ पे? ओनली 1, 2, 4, 6। देखो, हेलो प्रिंट का मतलब है कि आपको आपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने दो फोर्क स्टेटमेंट लिख रखे हैं। अगर इन दो फोर्क स्टेटमेंट की बात करूँ तो इनकी सहायता से चाइल्ड प्रोसेस कितने बनेंगे भाई? चाइल्ड प्रोसेस कितने बनेंगे? देखो, इनकी सहायता जो चाइल्ड प्रोसेस बनेंगे वो चाइल्ड प्रोसेस बनेंगे 2 की पावर 2 - 1, इसका मतलब 3। तो चाइल्ड प्रोसेस है और एक पेरेंट प्रोसेस तो आपके पास है ही, तो टोटल प्रोसेस कितने हो जाएंगे? 4। तो इसका मतलब है कि 4 टाइम आपका क्या हो जाएगा? हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देन हेलो प्रिंट का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे कितने प्रोसेस आपके हेलो को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो दो फोर्क स्टेटमेंट की सहायता से आपके 3 चाइल्ड प्रोसेस बनेंगे और एक पेरेंट प्रोसेस तो है ही, तो आपके हेलो जो प्रिंट होगा वो 4 टाइम प्रिंट होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बातें कर लेते हैं। Which of the following best representation an event to invoke mid-term scheduler? Mid-term scheduler के द्वारा कौन सा इवेंट इन्वोक किया जाता है, कौन सा इवेंट परफॉर्म किया जाता है, उसका बेस्ट डिस्क्राइब आपको बताना है। क्लॉक इंटरप्ट, आईओ इंटरप्ट, न्यू प्रोसेस क्रिएशन, नीड ऑफ शेपिंग। नीड ऑफ शेपिंग। देन जब भी हम मिड टर्म शेड्यूलर की बात करते हैं तो मिड टर्म शेड्यूलर हमारा क्या काम करता है? स्वैपिंग काम करता है। ठीक है, स्वैपिंग काम करता है। और स्वैपिंग मतलब होता है कि मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी डेटा पहुंचाना, सेकेंडरी मेमोरी से वापस मेन मेमोरी डेटा लेके आना, यही क्या होता है? आपका स्वैपिंग होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, फटाक से कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। क्वेश्चंस के अंदर आपको गिवन है, कंसीडर द 5 प्रोसेस विद गिवन अराइवल एंड सर्विस टाइम, व्हाट विल बी द एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट। मैंने शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट मतलब वो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू आपको सोल्व करना है और आपको क्या निकालना है? एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। फटाक से एक बार सोल्व कीजिए। आपने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट स्टडी कर रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालना है। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर देना है।
ये प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है? नॉन प्रिमिटिव है। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव आपका होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, नॉन प्रिमिटिव है। भूल गए एल्गोरिथम? अभी तो सब्जेक्ट रनिंग में है। आ गया आंसर? चलिए जी, क्यों बना दूं? टाइम जीरो पे आपका सीपीयू रेडी हो जाता है, और अगर टाइम जीरो पे सीपीयू आपका रेडी हो जाता है तो सबसे पहले कौन प्रोसेस आया? सबसे पहले कौन आया? ए प्रोसेस आया। और देन नॉन प्रिमिटिव है तो ए को कंप्लीट एग्जीक्यूट करवाना है। कितने यूनिट एग्जीक्यूट करवाओगे? 3 यूनिट एग्जीक्यूट करवाओगे। ठीक है। अब उसके बाद हमारी कौन सा प्रोसेस आया? देखो, टाइम टाइम 3 तक कौन सा प्रोसेस आया? बस अकेला बी आया। अकेला बी, इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करवा दो। कितने तक चलेगा? 9 तक। अब सब प्रोसेस आ गए। अब कौन आ गए? अब सब डन है। ए और बी कंप्लीट हो चुका। सी डी ई आपके पास बचे हैं, तो सी डी ई में से आपको सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करवाना है? ई को। क्यों करवाना है भाई? जिसका जिसका एग्जीक्यूशन टाइम बस टाइम सबसे कम है। ये कितना हो जाएगा? 11। ये एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर कौन एग्जीक्यूट होगा? सी। सी कहाँ तक होगा? 15 तक। 15 तक। और फिर कौन एग्जीक्यूट होगा? डी। डी कहाँ तक होगा भाई? 20 तक। ठीक है, सब एग्जीक्यूट हो चुके। कंप्लीट टाइम निकाल दो। कंप्लीट टाइम यही लिख लो। कंप्लीट टाइम देखो, प्रोसेस एक का कंप्लीट टाइम बताओ कितना है? 3। बी का कंप्लीट टाइम बताओ कितना है? 9। सी का बताओ भाई? 15। डी का बताओ भाई? 20। और ई का बताओ? 11। कंप्लीट टाइम बाद लिखाओ। कंप्लीट टाइम बाद क्या निकालोगे? टर्न अराउंड। टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है भाई? कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम। कितना हो जाएगा? 3। इस कितना हो जाएगा? 7। इस कितना हो जाएगा? 11। इस कितना हो जाएगा? 14। इस कितना हो जाएगा? 3। एवरेज पूछे हैं, जोड़ लीजिए इन सबको जोड़ो। 7 3 10, 10 और 11 21, 21 और 14 35, 35 और 3 38। कितना हो जाएगा? 38। 38 को डिवाइड किससे करोगे? किससे करोगे? 5। कितना हो जाएगा? 7 पंजू 35। कितना बच गया? 3। कितना बच गया? 3 और 6, 7.6। राइट आंसर कितना होगा? ए। ए इज द राइट आंसर। सबका आ गया था? ईमानदार से बताना, सबका आ गया था? 7.6 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो अभी रनिंग सब्जेक्ट है, और रनिंग सब्जेक्ट में तो ये चीज़ें आपको पक्का से ध्यान रखना है कि करंट सब्जेक्ट में हमने किस टाइप से कैसे सोल्व किया था। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके राजस्थान में ही, जो आपके आरपीएससी संस्थान है, उसने आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में देके आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर भी इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेव ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के ड्यूरेशन में क्या सेव किया जाता है? क्या होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होते हैं? किसी एक प्रोसेस की स्टेट को सेव करना, दूसरे प्रोसेस की स्टेट को लोड करना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। ठीक है। चलिए जी, ओनली द प्रोसेस आईडी, सिर्फ प्रोसेस आईडी सेव होती है। सीपीयू रजिस्टर वैल्यू, मेमोरी इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस स्टेट, नेटवर्क स्टेट एंड बैटरी लेवल, ओनली द प्रोसेस प्रायोरिटी, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। क्या सेव होती है? सीपीयू, देना सीपीयू रजिस्टर, देना जो भी रजिस्टर है उन रजिस्टर की वैल्यू सेव होती है, मेमोरी की इन्फॉर्मेशन सेव होती है जो आपने अलग अलग टाइप से यूज कर रखी है, और प्रोसेस की स्टेट सेव होती है। ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ये सभी सेव किए जाते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। चलो जी, पहले आप सोल्व कीजिए, फिर उसके बाद मैं आंसर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये वर्चुअल एड्रेस है। ये कैसा एड्रेस है? पहला जो एड्रेस है ये लिख देता हूँ मैं आपको, वर्चुअल एड्रेस है। ये वर्चुअल एड्रेस है। पहला वर्चुअल एड्रेस कह रहे हैं। दूसरा आपको वर्चुअल एड्रेस स्पेस कह रहे हैं। दूसरा कह लो वर्चुअल एड्रेस स्पेस।
वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तीसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है एड्रेस स्पेस, ये कह रहा है एड्रेस स्पेस, एड्रेस स्पेस, और फिर कह रहा है रियल एड्रेस, फिर कह रहा है रियल एड्रेस। चलिए जी, एक बार आप सोल्व कीजिए फिर मैं देखता हूँ आपको। एक बार आप सोल्व कीजिए फिर बताता हूँ आपको। मैचिंग करवा रहे हैं आपसे, जस्ट आपसे मैचिंग करवा रहे हैं, मैच करके अब बताना है। व्हाट इज राइट आंसर? फोर्थ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्वेश्चन समझ में? देखो, वर्चुअल एड्रेस का मतलब क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस स्पेस मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस, एड्रेस स्पेस और रियल एड्रेस, एड्रेस स्पेस और रियल एड्रेस। रियल एड्रेस मतलब मेन मेमोरी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, मेन मेमोरी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। अब बता दो। द वर्चुअल स्टोरेज असाइन टू ए प्रोसेस, वर्चुअल स्टोरेज असाइन टू ए प्रोसेस क्या होगा? वर्चुअल स्टोरेज जो किसी प्रोसेस को असाइन किया जाता है। जब वर्चुअल स्टोरेज असाइन टू द प्रोसेस क्या होगा? द रेंज ऑफ द मेमोरी एड्रेस अवेलेबल टू प्रोसेस, द एड्रेस ऑफ द स्टोरेज लोकेशन इज मेन मेमोरी, और साथ में द एड्रेस असाइन टू लोकेशन इन वर्चुअल मेमोरी टू allocate that the location of the location to be accessed as through in it which part of the main memory। चलो मैं डिस्कशन करूं। चलो, देखो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास क्या है, वर्चुअल एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, और एड्रेस है और रियल एड्रेस है। ठीक है, तो ये तो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। देन लॉजिकल एड्रेस किस में होता है? बिट्स की फॉर्मेट्स में होता है, बिट्स में। और लॉजिकल एड्रेस स्पेस बाइट या वर्ड्स में होता है। ठीक है, बाइट या वर्ड्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैच करो। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एड्रेस, देखो वर्चुअल स्टोरेज असाइन टू ए प्रोसेस, वर्चुअल स्टोरेज जो किसी प्रोसेस को असाइन किया जाता है क्या होगा? वर्चुअल एड्रेस स्पेस। बी का फर्स्ट मैच कर रहा है, बी का फर्स्ट कहाँ मैच कर रहा है? बी का फर्स्ट इन दोनों मैच कर रहा है, फर्स्ट सेकंड मैच कर रहा है। ठीक है ना, इस टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करने में थोड़ा सा क्या हल्की सी ट्रिक यूज करते हैं तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहे हैं द रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेस अवेलेबल टू प्रोसेस, द रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेस अवेलेबल टू प्रोसेस, रेंज, रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेस जो कि किसी प्रोसेस के लिए अवेलेबल है क्या होगा? रेंज की बात कर रहा है, रेंज, रेंज की बात कर रहे हैं जो कि किसके लिए अवेलेबल है? रेंज की बात कर रहे हैं जो किसके लिए अवेलेबल है? किसी किसी प्रोसेस के लिए अवेलेबल है, क्या होगा वो? एड्रेस स्पेस, ना एड्रेस स्पेस, एड्रेस स्पेस। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? द एड्रेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन इन मेन मेमोरी, एड्रेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन इन मेन मेमोरी क्या होगा? रियल एड्रेस, क्या होगा? रियल एड्रेस। कौन सा मैच कर रहा है? सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। है ना, इस टाइप क्वेश्चंस के अंदर दो तीन मैच होते ही आपके राइट आंसर हो जाता है। ठीक, अगला देख लीजिए, लास्ट देख लीजिए। देखो लास्ट क्या, द एड्रेस असाइन टू ए लोकेशन इन द वर्चुअल मेमोरी, एड्रेस असाइन टू ए लोकेशन इन द वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी टू अलोकेट दैट लोकेशन टू बी असाइंड एज द थ्रो इट वर पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। ठीक है, तो भाई यही तो होता है आपका वर्चुअल एड्रेस, यही तो कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आपके क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है, जिसको हम मान के चलते हैं कि वो आपके बाद में मेन मेमोरी को थ्रू असाइन करवाया जाएगा, मेन मेमोरी जिसके डेटा को रखा जाएगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या बनेगा? सेकंड। और क्वेश्चन लो एक ऐसा ही, इसको मैच करके बता दो।
थ्रूपुट, टर्नआउट टाइम, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम। थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम। व्हाट इज राइट आंसर? फोर्थ? उसमें फोर्थ बता रहे थे आप तो, इसमें से बता रहे हो क्या? पक्का? ठीक है। थ्रूपुट की बात करें, थ्रूपुट क्या होता है भाई? नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। थ्रूपुट कहाँ मैच हो रहा है? सेकंड मैच हो रहा है, ए सेकंड मैच हो रहा है भाई, ए सेकंड मैच हो रहा है, ए सेकंड मैच हो रहा है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन हटा दीजिए, तीन ऑप्शन बच गए। है ना? इस टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये ट्रिक भी सीख लो। थ्रूपुट्स के बारे में आपको 100% पता है। नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, ऑप्शन ए आपका ऑलरेडी हट चुका है, अब आपके पास सिर्फ तीन ही ऑप्शन बचे हैं। ठीक है। टर्न अराउंड टाइम बताओ। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? बैंक में आप गए, आपने वेट किया, आपने अपना काम किया, ओवरऑल टाइम है वो क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम होता है। तो मतलब टोटल टाइम, टाइम ए प्रोसेस स्पेंड इन द रेडी क्यू वेटिंग क्यू ऑफ द प्रोसेस, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। मैं टर्न अराउंड टाइम की बात कर रहा हूँ, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टोटल टाइम ए प्रोसेस स्पेड, टोटल टाइम फ्रॉम प्रोसेस सबमिट टू इट्स कंप्लीशन, डूइंग इट्स आईओ, वेटिंग इन द रेडी क्यू, एग्जीक्यूशन इन द, एक मिनट नीचे ऑप्शन और है, टोटल टाइम फ्रॉम ए प्रोसेस सबमिशन टू इट्स कंप्लीशन, डूइंग इट्स आईओ, ठीक है, वेटिंग इन द रेडी क्यू, सही बात है, एग्जीक्यूशन, हाँ बिल्कुल, फोर्थ। फोर्थ सही बात है आपकी। सेकंड का क्या होगा? फोर्थ। बी का फोर्थ कहाँ पे है भाई? बी का फोर्थ है इन दोनों में, बी का फोर्थ इन दोनों में, तो ये भी हट जाएगा, दो ऑप्शन बच गए। ठीक है। वेटिंग टाइम क्या होता है? टोटल टाइम ए प्रोसेस स्पेंड इन रेडी क्यू फॉर वेटिंग द सीपीयू, ये क्या हो जाएगा? वेटिंग टाइम। ये क्या हो जाएगा? वेटिंग टाइम। तो सी का थर्ड, सी का थर्ड कहाँ पे? तो ये ऑप्शन बढ़ जाएगा। उधर ना, अगर आपको एक चीज के बारे में नहीं पता तब भी आपका आंसर का क्वेश्चन सही, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। रेस्पॉन्स टाइम मतलब क्या होता है? टाइम फ्रॉम प्रोसेस सबमिशन टू इट फर्स्ट रेस्पॉन्स। ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस में जस्ट इतना सा काम करना होता है कि आप जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़ो, उसको जब मैच करो तो उसके बाद जो बाकी ऑप्शन जो रॉन्ग हो रहे हैं उनको टिक मार्क कर दिया करो, कि रॉन्ग हो रहे हैं तो उनको हटा दिया करो, फिर राइट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला करो, और एक से दो मैच में आपके लगभग आपका मैचिंग हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए जी। इन मल्टी थ्रेड प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर्ड अमंग थ्रेड्स। मल्टी थ्रेड प्रोसेस के अंदर, मल्टी थ्रेड जो प्रोसेस होता है उसमें क्या चीज़ शेयर नहीं की जाती? मैंने शायद थ्रेड का कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया ना प्रॉपरली, डिटेल नहीं बताया, थ्रेड्स का नॉर्मल बताया था। हाँ जी। लाइट वेट प्रोसेस होता है। देखो, बेसिकली अगर थ्रेड की बात करें, बेसिकली थ्रेड की बात करें तो थ्रेड जो होता है वो एक टाइप से हम कहते हैं हमारे पास में लाइट वेट प्रोसेस होता है। क्या होता है? लाइट वेट प्रोसेस होता है। वो तो लाइट वेट का मतलब हम क्या कहते हैं यहाँ पे? लाइट वेट का मतलब होता है कि इससे वजन में हल्का होता है, इसको हम तोल लेंगे तो वजन हल्का होगा। लाइट वेट मतलब है कि इसके कॉन्टेक्स्ट कम होते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट कम होते हैं प्रोसेस के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए इसको लाइट वेट बोलते हैं। अच्छा, जब भी हम किसी थ्रेड की बात करते हैं तो ना, प्रत्येक थ्रेड का स्टैक और रजिस्टर, प्रत्येक थ्रेड का स्टैक और रजिस्टर ये तो सबका सेपरेट सेपरेट होता है। प्रत्येक थ्रेड का स्टैक और रजिस्टर सबका क्या होता है? सेपरेट सेपरेट होता है। बाकी बाकी चीज थ्रेड क्या करते हैं? शेयर करते हैं। बाकी चीज थ्रेड क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे आपके पास में डेटा, फाइल, कोड, ये सब क्या होते हैं? शेयर होते हैं। लेकिन स्टैक और रजिस्टर प्रत्येक थ्रेड का क्या होता है? सेपरेट सेपरेट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बन जाए क्या? रजिस्टर। ठीक है, तो थ्रेड के बारे में आपको बेसिक बेसिक नॉलेज बता देता हूँ आपको। थ्रेड बेसिकली क्या होता है? थ्रेड बेसिकली आपके पास में पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल 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 जो एंटिटी होती है उनको पैरेलल चलाने के लिए थ्रेड्स को काम में लेते हैं। ठीक है, अगर थ्रेड्स की बात करें
तो हम थ्रेड्स के बारे में कह रहे हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, और जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं वो बेसिकली करते क्या है, वो मल्टीपल टास्क को आपके पैरेलल चलाते हैं। जैसे मान के चलो कि हम एक पर्टिकुलर एक मूवी को हम प्ले कर रहे हैं किसी मीडिया प्लेयर में, तो मीडिया प्लेयर में जो मूवी प्ले कर रहे हैं, तो मूवी प्ले होने के ड्यूरेशन में आपके वीडियो चल रहा है, ऑडियो चल रहा है, टास्क बोर्ड चल रही है, टाइमर चल रहा है, तो बहुत सारे काम आपके पैरेलल चल रहे हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं ना, उनको हम थ्रेड्स की हेल्प से संचालित करवाते हैं, ठीक है। और जब थ्रेड हम क्रिएट करते हैं, तो प्रत्येक थ्रेड के पास उसका सेल्फ रजिस्टर और सेल्फ का स्टैक और रजिस्टर होता है। प्रत्येक थ्रेड का अपना सेल्फ स्टैक और रजिस्टर होता है, बाकी सभी चीज थ्रेड क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। स्टैक और रजिस्टर उसका सेल्फ होता है, बाकी सभी चीजों को थ्रेड क्या करता है, शेयर करता है। चलिए जी आगे बढ़ूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट की प्रिंसिपल डज द LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज द डिसाइड विच पेज टू एविक्ट, कौन सा पेज हटाना है। LRU में, LRU क्या होता है भाई, लिस्ट रिसेंटली यूज, बताओ भाई, लिस्ट रिसेंटली यूज में हम क्या काम करते हैं। देखो, द पेज विद द स्मॉलेस्ट पेज नंबर, द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर लॉन्गर टाइम इन फ्यूचर, ये कौन करता है, ऑप्टिमल है ना। फ्यूचर्स की बात कौन करता है, ऑप्टिमल करता है, ऑप्टिमल करता है। और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को हम सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, द पेज दैट वाज लोडेड इन मेमोरी मोस्ट रिसेंटली, अभी अभी लोड किया गया, ये कौन बात करता है, ये कौन बात करता है, MRU करता है, मोस्ट मोस्ट रिसेंटली यूज, MRU बात करता है। द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो पेज जो बहुत बहुत पहले समय काम, मतलब सबसे पहले जिस पेज को हमने काम में लिया था उस पेज को रिप्लेस करना होता है। और यही कौन बात करते हैं, LRU, LRU इसी चीज पे बातें करता है, सही बात है, सही है। चलिए जी नेक्स्ट देख लीजिए, सोल्व करो फटाक से, सोल्व करो। ये भी एक कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था बैंकर्स एल्गोरिथम का, कौन सा कॉन्सेप्ट था, बैंकर्स एल्गोरिथम। करना क्या, कंसिडर ए सिस्टम विद 5 प्रोसेस P0 थ्रू P4, 3 रिसोर्स टाइप ABC, सपोज दैट ए एट टाइम T0 द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ द सिस्टम हैज बीन टेकन, एक किसी टाइम T0 पे सिस्टम्स का स्नैपशॉट लिया गया है, जिसमें कह रहे हैं कि अलोकेशन नीड अवेलेबल है ना, और चेक वेदर ए रिक्वेस्ट फॉर 0 to 0 बाई P0 कैन बी ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू द बैंकर्स एल्गोरिथम, ग्रांटेड होगी या नहीं होगी, बताओ भाई, फटाक से सोल्व करो, आंसर दीजिए, जल्दी से सोल्व करके आंसर दो क्वेश्चंस का। बैंकर्स एल्गोरिथम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक तो ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, तुम रोज रोज ये ऑफिस में ये टेस्ट नंबर फर्स्ट दे दो, सेकंड दे दो, थर्ड दे दो, क्या मांगते घूमते रहते हो तुम। फिर तुम लोग अगर टेस्ट देने नहीं आओगे तो आगे से रूल हमने ये निकाला है कि जिस दिन टेस्ट होता है सेम डे ही आपको टेस्ट मिलेगा। एल्स अगर आप टेस्ट लेते हो तो आपको ₹1 पर पेज के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अरे, और फिर उसका जैसे ही कलेक्शन उसका, अरे नहीं ₹1 बहुत है, फिर जैसे कलेक्शन उसका पार्टी लायक हो जाएगा, फिर समोसे खाएंगे, है ना। नहीं, मैं उसको यूज नहीं करूंगा, समोसे सब मिलके खाएंगे, है ना। बट आपको ₹1 पर पेज के हिसाब देना पड़ेगा अगर आप सेम डे टेस्ट नहीं देते हो। अरे तो खिला दूंगा, 26 को खिलाएंगे, मैं 26 खिला दूंगा ना, सब एक साथ 26 खिला दें, 26 खिला देंगे समोसे बस। हो गया। चलिए जी देखो, यहाँ बात कर लेते हैं कि हमारे पास में एक क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस के अंदर कहना क्या चाह रहा है उसको समझो पहले। देखो सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या कहना चाह रहा है उस चीज को समझो, उसके बाद में सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में कुछ रिसोर्स है, ABC नाम के कुछ रिसोर्स है, प्रोसेस है P0 P1 P2 P3 P4 P4 तक प्रोसेस है, मतलब टोटल 5 प्रोसेस है। उन 5 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, उन 5 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए ये अलोकेशंस हैं, उन प्रोसेस को ये रिसोर्स मिले हुए हैं, ये रिसोर्स मिले हुए हैं। इन रिसोर्स की नीड है,
इन रिसोर्स की नीड है और अभी ये अवेलेबल है, अभी ये क्या अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, क्या बोलते हैं, रिमेनिंग नीड की बात करूं, रिमेनिंग नीड की बात करूं, रिमेनिंग नीड क्या होगी भाई, अलोकेशन माइनस नीड माइनस अलोकेशन। चलो रिमेनिंग बताओ कितना होगा भाई रिमेनिंग, 7, 7 3 और देखो 7 में 0 घटाया तो 7, 4 में से 1 घटाया तो 3 और 3 में 0 घटाया तो 3। अब है ना, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, वहां तक बात करो, ज्यादा सबको मत निकालो, रिमेन नीड सबकी मत निकालो, रिमेन नीड सबकी मत निकालो। अब ये क्या पूछ रहे हैं, चेक वेदर ए रिक्वेस्ट फॉर 0 to 0 by p 0 c0 कैन बी ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू बैंकर्स एल्गोरिथम, कैन बी ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू बैंकर एल्गोरिथम और नोट। ठीक है, एक रिक्वेस्ट की जा रही है 0 to 0, क्या ये ग्रांट कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसकी बात कर रहे हैं, कैन बी ग्रांटेड। ये कह रहे हैं कि चेक वेदर ए रिक्वेस्ट फॉर 0 to 0 बाई p0 कैन बी ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू बैंकर्स एल्गोरिथम, ये ग्रांट कर सकते हैं नहीं ग्रांट कर सकते, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो क्वेश्चंस खुद कह रहे हैं, क्वेश्चन देखो ये आपने निकाली, रिमेन नीड आप निकाल ली, तो रिमेन नीड निकालने के बजाय आप क्वेश्चंस को आगे पढ़ो। जैसे रिमेन नीड निकालने को मैं एक बार मैं इसलिए दिखा रहा था कि आप रिमेन नीड निकालने के ऊपर बैठ जाते हो, इसकी वजह आप क्वेश्चंस आगे पढ़ो। ये कह रहे हैं क्या ये रिक्वेस्ट इस अवेलेबल रिसोर्स के थ्रू ग्रांट हो सकती है, हो सकती है, यस यस, रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस में दे रहा है, यस रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड, बस इतना काम करना है, जरूरत नहीं है निकालनी नहीं है, निकालनी नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, देखो हमेशा और क्वेश्चंस को हमेशा सोल्व करते समय आपको चीज चेक करना है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, इसको जरूरत ही नहीं, यार छोड़ो, या तो बात कर रहे हैं कि आप ग्रांट कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है। द मेमोरी लोकेशन टेक्निक यूज इन पेजिंग में है, मेमोरी लोकेशन टेक्निक पेजिंग में क्या हो सकता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन, नो फ्रेगमेंटेशन, क्या इंटर फ्रेगमेंटेशन, क्या इंटर फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन में हाँ बिल्कुल हाँ लिखा है, देखो बेसिकली क्या होता है कि जब जब हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बात करें, सेगमेंटेशन के अंदर बेसिकली हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन काम करते हैं कि वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अगर हो रहा है, बट हाँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मेजर फैक्टर है, मेजर फैक्टर उसका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। चलिए जी, विच टाइप ऑफ सीमाफोर कैन बी यूज टू प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन व्हेन म्यूटेक्स लॉक आर नॉट अवेलेबल, अगर म्यूटेक्स लॉक अवेलेबल नहीं है, अगर म्यूटेक्स लॉक अवेलेबल नहीं है, अगर म्यूटेक्स लॉक अवेलेबल नहीं है, तो आप इनमें से किस टेक्निक को काम में ले सकते हो भाई, म्यूटेक्स म्यूटेक्स लॉक अगर आपके अवेलेबल नहीं है, म्यूटेक्स अगर लॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप किसको काम में ले, म्यूटेक्स लॉक क्या कहता है, म्यूटेक्स लॉक कहता है लॉक और अनलॉक, लॉक और अनलॉक, और लॉक और अनलॉक इसी टाइप का मैकेनिज्म आपका कौन सा होता है दूसरा, बाइनरी सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर के अंदर भी आप इसी टाइप के कॉन्सेप्ट की बातें करते हो, जिसमें आप लॉक और अनलॉक की बातें करते हो, सही बात है, ठीक है। A condition in which a process is spending more time paging than executing is called, a condition जिसमें कि प्रोसेस आपके ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है किसमें, पेजिंग में, एग्जीक्यूशन के बजाय ज्यादा टाइम पेजिंग स्पेंड कर रहा है, पेज इन आउट में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, एग्जीक्यूशन में टाइम कम लगा रहा है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रेशिंग, है ना। एक सिचुएशन होती है थ्रेशिंग, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि प्रोसेस ज्यादातर टाइम अपना स्पेंड किस में करता है, पेज इन आउट में, जबकि एग्जीक्यूशन टाइम स्पेंड कम करता है, थ्रेशिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। कंसिडर टू प्रोसेस P3 P4 दैट शेयर ग्लोबल वेरिएबल B and C with initial value B equal to 1, C equal to 2. At some point in its executions, P3 execute the assignment B equal to B plus C, and at some point it in its executions, P4 execute the assignment C equal to B plus C. If P3 execute it assignment statement first, then final value of B and C are,
बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास में कुछ वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स के ऊपर हम ऐसे जोड़ भाग गुणा भाग कर रहे हैं, और जोड़ भाग गुणा भाग कर रहे हैं, उसमें से कौन पहले कर रहा है कौन बाद में कर रहा है, वो करने के बाद फाइनल वैल्यू बताना आपको, बस इतना सा काम। व्हाट इज द राइट आंसर? है ना, क्वेश्चंस की लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन की जस्ट लैंग्वेज बड़ी है। हो गया सोल्व? कैसे सोल्व किया? देखो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कंसिडर टू प्रोसेस P3 P4। चलिए जी, दो प्रोसेस बना लीजिए, एक P3 प्रोसेस है, एक कौन है, एक P4 प्रोसेस है। बन गए दोनों प्रोसेस? बन गए। दैट शेयर ग्लोबल वेरिएबल बी और सी। बी एक वेरिएबल है, सी एक वेरिएबल है, जो ग्लोबल वेरिएबल है, जो शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। विद इनिशियल वैल्यू बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2। बी की इनिशियल वैल्यू 1 है, सी की इनिशियल 2 है, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ आराम से, इसके साथ साथ स्टेटमेंट लिखते चले जाओ, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एट सम पॉइंट इन इट एग्जीक्यूशंस, कुछ पॉइंट्स पे कुछ एग्जीक्यूशन चल रहा है। P3 एग्जीक्यूट द असाइनमेंट। P3 देखो, ये जो P3 है ना, ये P3 क्या करेगा, P3 करेगा B इक्वल टू बी प्लस सी करेगा। ये तो काम कौन करेगा, ये तो काम कौन करेगा, P3 करेगा, ठीक है। एंड एट सम पॉइंट इन एग्जीक्यूशन P4 एग्जीक्यूट द असाइनमेंट। P4 एग्जीक्यूट करेगा असाइनमेंट को, क्या, C इक्वल टू बी प्लस सी। ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, P4। इफ P3 एग्जीक्यूट इट असाइनमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट। P3 पहले कर देगा भाई, P3 क्या करेगा, पहले कर देगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, P3 पहले कर दो। P3 पहले कर देगा, तो P3 पहले करने का मतलब यहाँ पे B के अंदर क्या है, 1 है, C के अंदर क्या है, 2 है, 3, और 3 वैल्यू किसके अंदर आ गई, 3 वैल्यू किसके अंदर आ गई, B के अंदर। तो देना B के अंदर क्या वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। मतलब B के अंदर यहाँ पे वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या है, 2 है, और अब यहाँ पे कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। तो अब हम 1 की बजाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, सही बात है। अच्छा, उसके उसके बाद कौन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन द एग्जीक्यूट P3 एग्जीक्यूट असाइनमेंट फर्स्ट, और देन फाइनल वैल्यू ऑफ B एंड C। और उसके बाद देखो P3 क्या कर रहा है, पहले असाइनमेंट कर रहा है, तो बाद में कौन करेगा, P4 करेगा। और बाद में अगर P4 करेगा तो यहाँ पे P4 क्या करेगा, अब B की वैल्यू कितनी रीड करेगा, 3, और C की वैल्यू कितनी रीड करेगा, 2, और यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5। तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और ये फाइनल वैल्यू पूछा है B और C की, तो B की तो होगी भाई 3 और C की होगी 5। अच्छा, ये जो सारी की सारी रामायण जो गाना चाह रहा है आपके सामने, ये सारी रामायण किससे रिलेटेड गाना चाह रहा है, ये सारी की सारी रामायण जो चल रही है, सारी रामायण किससे रिलेटेड चल रही है। इतनी सारी रामायण आपके सामने जो बताना चाह रहा है, जो पर्टिकुलर एग्जामिनर है, उसने इतनी सारी रामायण जो आपके सामने बताई है, और उससे आपके सामने रामायण बताकर आपने क्वेश्चंस के रूप में आपसे इजी सा एक क्वेश्चन पूछा है, ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। वो कहते ना, भाई कहना क्या चाह रहे हो, वो बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज द, कहना क्या चाह रहा है, कुछ कुछ सोचो, फाइनल आउटपुट, कुछ कुछ चीजें याद करो वापस। फाइनल आउटपुट डिपेंड रेस कंडीशन। क्या कहना चाह रहा है, रेस कंडीशन, है ना। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो सिनेरियो बनाना चाह रहा है, ये सिनेरियो बनाना चाह रहा है किसका, रेस कंडीशन का। अब देना रेस कंडीशन के बेस पे यहाँ पे फाइनल आउटपुट वेरी करेगा, फाइनल आउटपुट वेरी करेगा। अगर अगर P3 की बजाय, अगर P3 की बजाय यहाँ पे P3 की बजाय अगर आपका P4 पहले एग्जीक्यूट करता, तो आपका फाइनल आउटपुट क्या होता, चेंज हो जाता, फाइनल आउटपुट आपका चेंज हो जाता। तो है ना, P3 की बजाय अगर P4 पहले एग्जीक्यूट करता, तो फाइनल आउटपुट चेंज हो जाता, और यही कॉन्सेप्ट आपका किसमें होता है, रेस कंडीशन। तो इतने इतने बड़े क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपको पूछना चाह रहा है, वो पूछना तो आपको जस्ट वैल्यू पूछना चाह रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है, वो सारा का सारा लॉजिक किसका है, रेस कंडीशन का। किसका लॉजिक है, रेस कंडीशन। अब इतने सारे क्वेश्चन को देखने के बाद में, अदृष्ट बोर्ड की सारी चीजें सुनने के बाद में, आपको एक चीज तो फील हो गया होगा कि क्वेश्चंस को देखने के बाद में आप उस चीज को रियलाइज करो, मैंने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाया, मैंने इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट पे बातें नहीं की, मैंने बातें की रेस कंडीशन पे। किसकी बातें की, रेस कंडीशन पे। और ये क्वेश्चंस आपके सामने आया, तो इस क्वेश्चंस को देखने के बाद में कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में मुंह फेर लिया कि नहीं होगा सोल्व,
कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इस क्वेश्चन पे अपना दिमाग चलाया और उन्होंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की। अरे तू क्या चाहती है? कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, सोल्व करने की कोशिश की। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत इजी टास्क होता है। जस्ट इतना सा है कि आप क्वेश्चन रीड करने के बाद में आप उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहना चाह रहा है। भाई ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जब आपने रीड किया और रीड करने के बाद में इस क्वेश्चंस के बेस पे आपको आपके माइंड में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और जब मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एक बार में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वाई? भाई आपने इस क्वेश्चन को रीड किया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब स्टूडेंट नहीं आया, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है, लेकिन जिनके समझ में नहीं आया उनको जब मैंने एक्सप्लेन किया तो बाद में क्या समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा डायनेमिकली सोचो। आप ये सोचो कि जब क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लिखते चले जाएं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देने की कोशिश करें। और एग्जामिनर हमेशा और हमेशा आपका डायनेमिक माइंडसेट चेक करता है। बहुत इजी क्वेश्चंस होता है, रेस कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है, जस्ट आपसे फाइनल आउटपुट पूछे। चलिए जी। In a system with 32-bit logical address space and page size of 4 KB approximately, how many entries there in page table? करो, सोल्व करो। इन ए सिस्टम विथ 32-bit लॉजिकल एड्रेस, 32-bit क्या है? लॉजिकल एड्रेस है। और लॉजिकल एड्रेस अगर 32-bit है उसके साथ आपको पेज पेज साइज आपको दे रखी है। एंट्री पूछा है, एंट्री पेज टेबल में बताओ भाई जल्दी से। एंट्री बताओ, एंट्री। टू की पावर, 20। चलिए जी, देख लेते हैं। हो गया सबका? कितना आ रहा है? टू की पावर, 20 कितने स्टूडेंट का आ गया? ओके, बाकी बाकी सोल्व करो, आप भी सोल्व करो, ट्राई तो करो। ऐसा नहीं है, ट्राई करो सब। टू की पावर, समझ आया? क्वेश्चन समझ आया क्या कहना चाह रहा है? चलिए जी, एक बार मैं सोल्व करूँ, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं कि 32-bit लॉजिकल एड्रेस है, तो भाई हमें पता है, बहुत अच्छे से हम सीख रखे हैं, सीपीयू द्वारा जनरेट किया गया एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है। और ये कैसे कितने बिट का है? 32 बिट का है। 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस बेसिकली दो पार्ट डिवाइड होता है, तो क्या होता है? पी और डी। ये क्या पी जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ पेज। देन नंबर ऑफ पेज का मतलब वही तो होता है, नंबर ऑफ पेज का मतलब वही तो होता है। हाउ मेनी एंट्रीज देयर आर इन पेज टेबल, पेज टेबल में कितनी एंट्री होंगी उसी को तो हम नंबर ऑफ पेज कहते हैं। और डी का मतलब क्या होता है? पेज, पेज ऑफसेट या पेज साइज। अब देखो लॉजिकल एड्रेस 32 बिट का दे रखा है और साथ में आपको कह रखा है पेज साइज दे रखी है, पेज साइज दे रखे हैं 4 KB। देखो 4 KB का पेज साइज है, तो इसको आप किस में लिखो? इसको आप बिट्स में लिखो, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, तो 2 की पावर कितनी? 12। इसकी जो साइज है ना, इसकी साइज है, इसकी साइज आपकी 12 बिट है। इसकी साइज 12 बिट है तो इसकी साइज कितनी बिट हो जाएगी? 20 बिट हो जाएगी। 20 बिट इसकी साइज है, 20 बिट साइज है, तो नंबर ऑफ एंट्री कितनी हो जाएंगी? 2 की पावर 20। नंबर ऑफ एंट्री 2 की पावर 20। ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आरपीएस ने पूछे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आरपीएस ने कुछ पूछे, कुछ क्वेश्चन अधीन बोर्ड ने पूछे। चलिए जी। बैंकर्स एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन, बैंकर्स एल्गोरिथम किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? ये तो लिखवाया नहीं, लिखवा दिया था, नहीं लिखवाया। बैंकर्स एल्गोरिथम की बात करें तो हमारे पास में डेडलॉक अवॉइडेंस की एक एल्गोरिथम होती है जो डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है? डिजेक्स्ट्रा, डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम पर बेस्ड होती है, डिजेक्स्ट्रा पर बेस्ड होती है, ठीक है, डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम पर बेस्ड होती है। चलिए जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। द द रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड। रन टाइम मैपिंग, भाई रन टाइम पे आपके वर्चुअल वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस के लिए मैपिंग करने के लिए कौन सा हार्डवेयर डिवाइस काम आता है? रन टाइम पे आपके वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस के बीच मैपिंग करने के लिए कौन सा हार्डवेयर डिवाइस काम आता है?
मॉनिटर, आईओ डिवाइस, रजिस्टर, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, कौन कौन काम आता है? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, कुछ कुछ लिखवाया था। कौन? यू, उसकी फुल फॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही आपका क्या करता है, आपके रन टाइम पे मैपिंग कर देता है। सही बात है। ठीक। चलिए जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री रिक्वायरमेंट। क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए कौन सी तीन रिक्वायरमेंट होती है? 1 to 4। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, बिल्कुल होता है। प्रोग्रेस होता है, बिल्कुल होता है। डेडलॉक होता है, नहीं। बाउंडेड रूटिंग होता है, बिल्कुल होता है। 1 to 4 वर्ड राइट आंसर। फर्स्ट। फर्स्ट डेडलॉक नहीं होता, बाकी आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। सही बात है। ठीक। चलिए जी, सोल्व करो। कंसिडर द थ्री प्रोसेस, कंसिडर द थ्री प्रोसेस P1 P2 P3, टेबल दे रखी है। द completion order of three process under first come first serve with CPU quantum of 2 time unit is। सोल्व करो। कुछ कुछ समझ आया? व्हाट इज द राइट आंसर? थर्ड। P3 P2 P1। एनीथिंग एल्स? आ गया? व्हाट इज राइट आंसर? P P3 P2 P1। सबने सोल्व किया ना? हाँ जी। चलो, चलिए जी, सोल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक टेबल दे रखी है, उसके बाद क्या रखा है, द कंप्लीशन ऑर्डर ऑफ थ्री प्रोसेस अंडर फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूल को फॉलो करना है, लेकिन साथ में टाइम क्वांटम दे दिया। अब क्या माने? क्या माने? राउंड रॉबिन। क्या माने? राउंड रॉबिन। है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के साथ अगर टाइम क्वांटम दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ आपको लॉजिकली सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि अगर आपके राउंड रॉबिन का टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा होता है तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह बिहेव करती है। तो आपको क्या करना है, आपको दो दो यूनिट चलाना है। तो सबसे पहले कौन आया? P1 आया। देखो, टाइम टाइम जीरो पे P1 आया, सिर्फ 2 यूनिट चलेगा। 2 यूनिट चलेगा। देखो, P1 सबसे पहले आया, 2 यूनिट चला। अब जब P1 2 यूनिट चल रहा था, अब जब P1 2 यूनिट चल रहा था, उस टाइम कौन आ गया? P2 आ गया, लेकिन P1 कंप्लीट नहीं हुआ है। P1 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो P1 2 यूनिट चला, कितने यूनिट बचा? 3 यूनिट बचा। फिर कौन चलेगा भाई? फिर कौन चलेगा? P2। अब देखो, P2 आया। अब P2 भी सिर्फ 2 यूनिट चलेगा। सिर्फ क्या चलेगा? 2 यूनिट चलेगा। अब जब P2 2 यूनिट चलेगा, P2 जब 2 यूनिट चलेगा, तो उस टाइम पे P2 के बाद एक नया प्रोसेस कौन आ गया? P3 आ गया, लेकिन P2 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो P2 को वापस यहाँ रख दो। ठीक। अच्छा, फिर कौन आया? P1 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 है ना, P1 चलेगा। अच्छा, P1 का 2 यूनिट चलाओ, 2 यूनिट चलाओ। अब P1 2 यूनिट चला, P1 2 यूनिट चला, तो कंप्लीट हो गया क्या? नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। P1 भी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर कौन चलेगा? P3 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 2 यूनिट चलाओ, P3 2 यूनिट चलाओ, कहाँ तक चलेगा? 8 तक चलेगा। P3 कंप्लीट हो गया क्या? नहीं हुआ भाई, P3 कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, फिर कौन चलेगा? P2। कौन चलेगा?
P2 कितना चलेगा? 2 यूनिट चलेगा भाई, 2 यूनिट चलेगा। अब P2 जब 2 यूनिट चलेगा, P2 जब 2 यूनिट चलेगा, तो उसके बाद में P2 2 यूनिट चलेगा तो कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? P2 को वापस रखो रेडी क्यू में, है ना, रेडी क्यू है, रेडी क्यू। फिर कौन चलेगा? P1। तो P1 कंप्लीट हो गया, P1 कंप्लीट हो गया। कहाँ पे कंप्लीट हुआ P1? 11 पे। और ये क्या पूछा है? कंप्लीशन ऑर्डर पूछा है, ये पूछा है ना, कंप्लीशन ऑर्डर ऑफ 3 प्रोसेस। तो सबसे पहले P1 कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ये तो हटा दो, ये तो हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। P1 कंप्लीट हुआ है 11 पे, P1 कंप्लीट हो गया, हटा दो। फिर उसके बाद क्या है? P3 है, P3 है। और P3 की अगर बात करें, देखो P3 की बात करें, P3 क्या चलाएंगे? 2 यूनिट चलाएंगे। कहाँ तक? 13 तक चलाएंगे, 13 तक चलाएंगे। P3 कंप्लीट हो गया, नारे 1 यूनिट बचा है, 1 यूनिट बचा है, तो P3 को वापस यहाँ लिख देंगे। फिर कौन चलेगा? P2। P2 कितना बचा है? अरे 2 यूनिट बचा, 2 यूनिट बचे, दिखता नहीं है क्या? कहाँ गायब कर दी मैंने? चलो, P3 कंप्लीट हो गया, P1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे, सही बात है, P1 कंप्लीट हो गया, P1 तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कौन चलेगा? P3, 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 P3 2 यूनिट चलेगा ना, कंप्लीट हो गया, P3 कंप्लीट हो गया, तो P3 कंप्लीट हो कहाँ पे? 13 तक, सही बात है। अच्छा, P3 कंप्लीट हो गया तो P3 को वापस से नहीं लिखेंगे, P3 को वापस नहीं लिखेंगे। और P3 अगर कंप्लीट हो गया तो पहले P1 हुआ, फिर P3 और फिर कौन हुआ? P2। आपने गलत आंसर क्यों निकाला? वाई? अरे रे रे रे, नारे, बिना बिना रेडी क्यों बनाए तो आप पाप कर रहे हो, घोर पाप। नहीं, पाप लगेगा, देख लो आपके सामने, अनर्थ हो जाता है क्वेश्चंस का। अगर राउंड रोबिन में रेडी क्यू नहीं बनाई तो क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस लगभग आपके 0% के बराबर होते हैं। अब खुद सोचो भी बिना, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, बिना रेडी क्यू बना आप कर कैसे रहे थे? या डायरेक्ट चला रहे थे? आप सोचो कि राउंड रॉबिन के अंदर तो रेडी क्यू के बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता। भाई राउंड रॉबिन का मतलब ये होता है कि रेडी क्यू में प्रोसेस कब आया, रेडी क्यू में प्रोसेस कब आया। अब जैसे जैसे मान चलो यही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आपने आपने बिना रेडी क्यू कैसे सोच लिया, इस क्वेश्चन को सोच भी कैसे लिया बिना रेडी क्यू। चलो मैं इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आपने कैसे काम किया और आपने क्यों सोचा इसके बारे में कि रेडी क्यू ना बनाए। आपने कैसे काम किया, मुझे थोड़ा सा हिंट दो। तो फिर अराइवल टाइम कैसे लिया? जैसे जैसे टाइम जीरो की बात करें, टाइम जीरो पे आपका सीपीयू रेडी एग्जीक्यूशन के लिए, तो टाइम जीरो पे एक प्रोसेस आया, चलो रेडी क्यों नहीं बना रहा, एक प्रोसेस आया, कौन? P1 एक प्रोसेस आया, P1 एक प्रोसेस आया, P1 को 2 यूनिट चला दो, कितने यूनिट बचा? 3 यूनिट बचा, सही बात है। अच्छा उसके बाद क्या करें? ये दो दो यूनिट टाइम हो गया, ठीक है, 2 यूनिट टाइम तक कौन सा आ गया? P2 आ गया, ठीक है, P2 चला दिया आपने। P1 का क्या किया आपने? अरे यार, देखो P1, देखो एक रेडी क्यू है, आप समझो, देखो आप एक चीज समझो, एक रेडी क्यू है, आप थोड़ा थोड़ा सा लॉजिकली सोचो इसको, एक रेडी क्यू है, एक रेडी क्यू है, और रेडी क्यू में आपके प्रोसेस आते हैं, रेडी क्यू में आप प्रोसेस आते हैं, सबसे पहले रेडी क्यू में प्रोसेस आया P1, टाइम जीरो पे P1 प्रोसेस अकेला रेडी क्यू में आया, अकेला जैसे रेडी क्यू में आया, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए हमने कहाँ भेज दिया? रनिंग में भेज दिया। अब P1 प्रोसेस को रनिंग के अंदर एग्जीक्यूट करवाते समय हमें एक चीज भी ध्यान देना है कि सिर्फ 2 यूनिट एग्जीक्यूट करवाना है, कितने यूनिट? 2 यूनिट। अच्छा इसका 2 यूनिट एग्जीक्यूट हुआ, क्या इसका 2 यूनिट एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या ये प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया? अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर क्या करना है? भाई सिंपल सी बात है, जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उस ड्यूरेशन में एक नया प्रोसेस रेडी क्यू में मौजूद हो गया, नया प्रोसेस रेडी क्यू में मौजूद हो गया। 0 से 2 के बीच में क्या क्या काम हुआ? 0 से 2 के बीच में काम ये हुआ कि एक नया प्रोसेस P2 रेडी क्यू में आ गया, सही बात है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने जब टाइम 0 से 2 चल रहा था उस ड्यूरेशन में एक नया प्रोसेस P2 क्रिएट कर दिया, और ये क्रिएट कर दिया तो किस में आ गया? रेडी क्यू में आ गया, ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको लाने की जरूरत नहीं है। अब P1 जो प्रोसेस था वो रेडी क्यू से कहाँ पहुंच चुका था? रनिंग में, रनिंग में P1 प्रोसेस चल रहा था। अब इसको 2 यूनिट चलाने के बाद में हमें वापस से इस प्रोसेस को कहाँ रखना पड़ता है?
तो आप अगर ये नहीं बनाओगे फिर रखो कैसे? है ना? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप राउंड रॉबिन का सवाल सोल्व करो, तो राउंड रॉबिन के सवाल के अंदर आपको रेडी क्यू बनाना ज़रूरी होता है। बिना रेडी क्यू इस सवाल को आप सोल्व कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस को वापस से रेडी क्यू में नहीं रखोगे तो फिर आपके कन्फ्यूजिंग सिचुएशन पैदा होगी। तो इसलिए ध्यान रखना रेडी क्यू बनाना ज़रूरी होता है। मुझे तो इसमें मिला था सबका आंसर एक साथ क्यों आया 3? सबका आंसर एक साथ 3 क्यों आया? भई एक दो स्टैंडर्ड आंसर ए बताते, बी बताते, सी बताते तो फिर भी दिख जाता। सबका एक साथ 3 आ रहा है। वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सिचुएशन है। देखो थोड़ा-सा लॉजिकली सोचो, ऐसे मत सोल्व किया करो क्वेश्चनों को, क्योंकि अभी क्या है कि अभी जस्ट सब्जेक्ट पर टच में हो और ये सब्जेक्ट आपके टच में है, इस टाइम पे आप गलतियाँ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन एग्जाम के टाइम पे गलतियाँ सहन नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे फिर इतना टाइम नहीं मिलता। अब जस्ट आप क्या करना होता है कि आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे क्वेश्चंस को चेक करना होता है, सोल्व करना होता है। ठीक है भाई? चलो ये सारा सॉल्यूशन मैंने दे ही दिया सारा, तो आपका बी इज द राइट आंसर। चलो, on computer where on computer where there are multiple operating system, the decision to load a particular one is done by। एक कंप्यूटर में आपके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर में आपके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है ये डिसीजन कौन लेता है? पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, आई नोड लेता है, फाइल कंट्रोल ब्लॉक लेता है, बूट लोडर लेता है। कौन लेता है? पक्का? बूट लोडर ही क्यों लेता है? प्रत्येक प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लोडिंग इन्फॉर्मेशन बूट लोडर के पास ही होती है। ठीक है? प्रत्येक प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो लोडिंग होता है वो बूट लोडर ही करवाता है। सारी इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बूट लोडर की जिम्मेदारी होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाए। चलो नेक्स्ट। इन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर दैट आर टर्मिनेटेड बट for some reason must have its task structure in the process table are referred as। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है बट कुछ रीजन की वजह से उसका जो टास्क स्ट्रक्चर है वो आपके प्रोसेस टेबल में मौजूद है। कौन सा प्रोसेस होगा? कौन सा? जॉम्बी। ये पढ़ा देते हैं सारे? ठीक है, लिखवा दीजिए कौन सा होगा? जॉम्बी। ऑप्शन क्या होता है? पेरेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, चाइल्ड अभी भी चल रहा है। ठीक है, ओके जी। चलो ये सोल्व करो, सोल्व करो, सॉल्यूशन करने का सोल्व करो। प्रिंस भाई दिखा दो इन, सोल्व करो। कंसिडर ए डिस्क सिस्टम हैविंग 60 सिलेंडर, 60 सिलेंडर है। डिस्क डिस्क रिक्वेस्ट आर रिसीव बाय ए डिस्क ड्राइव 4 सिलेंडर 10 22 22 46 38 in that order, assuming the disk head is currently at cylinder 20, what is the time taken to safely all the request if take 2 millisecond to move from one cylinder to adjacent one? The shortest seek time first algorithm के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कौन सा आंसर है? सी 120। चलो मैं करूँ सोल्व? हो गया? ओके जी। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं,
हमारे पास में शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। देखो आपके 60 टोटल 60 सिलेंडर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कितने सिलेंडर उससे क्या मतलब, 60 है। करंट करंट कहाँ पे, करंट सिलेंडर 20 है, करंट 20 है भाई, करंट 20। अब देखो 20 के पास की रिक्वेस्ट है, उस पर कौन सी आ रही है, 22 आ रही है, 22 आ रही है। 22 के पास की रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है, 10 आ रही है ना, 22 के पास 10 है ना, 10 आ रही है, ठीक है, 10 रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई। ठीक है, फिर कौन सी आ रही है, देखो हमने 10 कर दी, 22 कर दी, फिर 6 आ रही है ना, 6, तो 10 से जस्ट पहले कोई 6 होगी, 6 आ रही है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है ना, तो 6 वाली फुलफिल होगी, ठीक है, 6 हो गया, फिर 6 बाद क्या आ रहा है, 2, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, यहाँ पे लगभग मान के चलो 2 है, यानी 2 वाली रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, तो 2 को भी फुलफिल कर दिया हमने, फिर कौन सी आ रही है, अरे 20 पे 20 पे आई थी ना, 20 तो 20 पे तो बैठा ही था, तो 20 तो वहीं पे सोल्व कर दोगे, 20 तो फिर कौन सी आ रही है, 38, यहाँ से मान चलो कौन सी है, 38 है, और फिर कौन सी आ रही है, एक ही बच गई 40 ना, ये कौन सी बच गई 40, अब माइनस कर लीजिए, देखो 22 में से 2 माइनस करो, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखो 2 में से 22 माइनस करो, 20 आ जाएगा, ठीक है, और 40 में से 2 माइनस करो, 38 आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए, कितना हो गए, देखो 38 और 20, 58 और 2, 60, देखो ना 60 आपके पास में टोटल ट्रैक मूवमेंट आए हैं, टोटल ट्रैक मूवमेंट, और प्रत्येक ट्रैक मूवमेंट पे कितना टाइम लग रहा है, 2 मिली सेकंड, प्रत्येक ट्रैक मूवमेंट पे 2 मिली सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 120 मिली सेकंड का टाइम लगेगा टोटल ट्रैक मूवमेंट पे, तो 120 मिली सेकंड, ठीक है, 120 मिली सेकंड से ना, वैसे आपके पास में 60 ऑप्शन है भी नहीं, तो फिर वैसे ही कंफ्यूजन नहीं है, 60 होता है तो फिर भी गलती होने के चांस बनते। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। Deadlock can be eliminated using resource preemptions and distributing resource to other process until the deadlock cycle is broken. Which of the following may become issue with this approach? थोड़ा सा गौर करके देखो, देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मैं बता देता हूँ आपको। डेडलॉक कैन बी इलिमिनेटेड यूजिंग रिसोर्स प्रीम्पशन, डेडलॉक को हम इलिमिनेट कर सकते हैं, डेडलॉक को हटा सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं, थोड़ी दिक्कत आएगी, वो फट जाएगा फिर बाद में, रिसोर्स प्रीम्पशन से डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स टू अदर प्रोसेस अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज ब्रोकन, हम क्या करते हैं, हम रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं डेडलॉक साइकिल को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बिकम इश्यू विद दिस अप्रोच, ये कहना चाह रहे हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन जो काम में लेते हो, उस डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर जो रिसोर्स को आप प्रिम्प्ट करते हो, रिसोर्स को आप प्रिम्प्ट करते हो मतलब एक किसी रिसोर्स को हम प्रिम्प्ट करके और दूसरे किसी प्रोसेस को अलोकेट कर देंगे प्रिवेंशन टेक्निक में, और डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स को भी हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस को अलोकेट करवाते हैं, तो इस केस में इश्यू क्या आ जाएगा, इश्यू क्या आ जाएगा, जब आप डेडलॉक प्रिवेंशन से बात करते हो तो प्रिवेंशन करते समय क्या इश्यू क्रिएट होगा, जब आप रिसोर्स को प्रिम्प्ट करते हो और साथ में आप किसके लिए करते हो, जब आप साइकिल को ब्रेक करते हो, साइकिल को ब्रेक करते हो। बैंकर्स एल्गोरिथम को तो बिल्कुल सेपरेट कंसेप्ट है, ये तो हटा दीजिए, बैंकर्स एल्गोरिथम हटा दो, सेपरेट कंसेप्ट है, एक तो ये ऑप्शन हट जाएगा, एक ये ऑप्शन हट जाएगा, दो ऑप्शन हट चुके हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम बिल्कुल सेपरेट कॉन्सेप्ट, हटा दीजिए, दो ऑप्शन हट चुके हैं, कौन से बच गए, देखो रोल बैक का मतलब है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को मांग रहे हो, आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, आप उसको हट दे रहे हो, आप उस रिसोर्स को रिलीज कर रहे हो, है ना, साइकिल नहीं बनने दे रहे, मतलब किसी रिसोर्स की डिमांड कर रहे हो, अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आप क्या कर रहे हो, पुराने रिसोर्स को भी हटा रहे हो, ठीक है। धन यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास में एक तो स्टारवेशन हो सकता है, स्टारवेशन क्यों हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, रिसोर्स को प्रिंट कर करके दूसरे प्रोसेस को दिए जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है कोई ऐसा प्रोसेस है जो स्टारवेशन फंस सकता है, एक तो ये हो सकता है, एक रोल बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, रोल बैक प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है क्योंकि आप साइकिलिंग को हटा रहे हो, और साइकिलिंग को हटा रहे हो तो साइकिलिंग हटाने के लिए आप किसी प्रोसेस को रिसोर्स दे रहे हो, तो उस टाइम पे ये चेक कर रहे हो कि उसके पास जो पहले से रिसोर्स है वो अवेलेबल है और नए रिसोर्स की डिमांड कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको मिल रहा या नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिल रहा तो उसको आप नए पुराने रिसोर्स को भी हटा रहे हो, तो इसका मतलब है राइट आंसर इज 2 and 3, 2 and 3। नेक्स्ट
डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम डील विद, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम किस में डील करती है? किस में डील करती है? डायनेमिक जो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम्स जो डिस्कशन किया था वो डील किस पे करती है? बताओ। प्रोसेस। ओके, बाकी अदर ऑप्शन? डाइनिंग डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम जो है वो डील किसके साथ करती है? हम्म। व्हाट इज राइट आंसर? डी। डी। देखो, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ डेड प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन की बात करता है। कभी भी डेडलॉक के प्रिवेंशन की बात नहीं करता, रिसोर्स एलोकेशन की बात नहीं करता। डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे होगा वहाँ पे? डेडलॉक प्रिवेंशन होगा कैसे? वो तो प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है। प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है कि हम प्रोसेस को किस टाइप से सिंक्रोनाइज करते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइज प्रॉब्लम्स बात करते हैं किसमें? डायनेमिक फिलोसफर में। नेक्स्ट, ए डिसएडवांटेज ऑफ एन इन्वर्टेड पेज टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल पेज टेबल। इन्वर्टेड पेज टेबल में क्या डिसएडवांटेज होगा नॉर्मल पेज टेबल की कंपेरिजन में? बताओ फटाक से। इन्वर्टेड जो पेज टेबल था वो आपने स्टडी किया, नॉर्मल पेज टेबल आपने स्टडी किया, अब ये बताओ कि इन्वर्टेड पेज टेबल में डिसएडवांटेज क्या है? इट इज वेरी लार्ज, लार्ज इन साइज, ये साइज में ज्यादा होती है। इट कैन नॉट सपोर्ट लार्ज वर्चुअल मेमोरी, ये लार्ज वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट नहीं करती है। इट इज इनएफिशिएंट इन ट्रांसलेटिंग ऑफ लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस, ये इनएफिशिएंट होती है लॉजिकल को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए। नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज राइट आंसर? बताओ। देखो, इन इन्वर्टेड पेज टेबल का कॉन्सेप्ट आपने सीखा। क्या कॉन्सेप्ट था भाई? हम सभी प्रोसेस के लिए एक ही पेज टेबल बनाएंगे। सभी प्रोसेस के लिए एक ही पेज टेबल बनाएंगे। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल नहीं बनाएंगे। जनरली क्या होता है? जनरली क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल पेज टेबल में अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल बनती है। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल बनती है, जबकि इन्वर्टेड पेज टेबल में एक साथ बनाते हो। ठीक है। आपको अब देखो, अब यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज बताना है। लार्ज इन साइज, दूसरा इट कैन नॉट सपोर्ट लार्ज वर्चुअल मेमोरी, तीसरा इट इज इनएफिशिएंट टू ट्रांसलेट लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। व्हाट इज राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर। इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट मतलब लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन के टाइम पे आपको बार बार पूरी पूरी की पूरी टेबल्स को सर्चिंग करना पड़ेगा। इनएफिशिएंट है। नॉर्मल पेज टेबल आपकी एफिशिएंट होती है। क्यों एफिशिएंट होती है? क्योंकि डायरेक्ट एंट्री होती है। एक पेज टेबल होती है उसमें डायरेक्ट एंट्री मौजूद होती है, और किसी पेज टेबल में अगर डायरेक्ट एंट्री आपको मौजूद मिल जाती है तो फिर आप इजीली आप ट्रांसलेट कर लेते हो लॉजिकल को फिजिकल एड्रेस में। ठीक है। प्रत्येक पेज टेबल के अंदर एंट्री मिल जाएगी भाई कौन सा पेज नंबर कौन सी फ्रेम में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी की पूरी पेज टेबल को सर्च करना पड़ेगा, तब जब आपका पता लगेगा कौन सा पेज टेबल कौन सी फ्रेम में मौजूद है। क्यों? क्योंकि सभी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन एक ही जगह रखते हो आप। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है किसके अंदर? आपके इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर। ठीक है, इसलिए हम इन्वर्टेड पेज टेबल को जनरली हम थ्योरी कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, बट हम इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने की बातें नहीं करते। ठीक है, चलिए जी। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम इन मैनी टू मैनी मॉडल व्हेन ए थ्रेड परफॉर्म ए ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो भी आपके मल्टी थ्रेड प्रोसेस को सपोर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके मल्टी थ्रेड प्रोसेस को सपोर्ट करता है। और मल्टी थ्रेड प्रोसेस में अगर मैनी टू मैनी मॉडल्स हैं और वहाँ पे अगर आपके कोई भी एक थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल को परफॉर्म कर देता है तो फिर बाकी क्या होगा? अदर थ्रेड आर अलाउड टू रन, अदर थ्रेड आपके रन होते रहेंगे। अदर थ्रेड आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम रनिंग, अदर थ्रेड्स आपकी रनिंग स्टॉप कर देंगे। अदर थ्रेड ओनली फॉर अदर प्रोसेस आर अलाउड टू रन, अदर थ्रेड अदर प्रोसेस के जो है वो आपके रन होते रहेंगे। और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। देखो, बेसिकली थ्रेड की बात करें, अगर हम थ्रेड की बात करें, छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगर हम थ्रेड की बात करें तो थ्रेड्स में हम दो टाइप के थ्रेड्स की बात करते हैं। एक तो बोलते हैं हम कर्नल लेवल थ्रेड। क्या बोलते हैं हम? कर्नल लेवल थ्रेड। एक तो बोलते हैं कर्नल लेवल, एक बोलते हैं यूजर लेवल। एक क्या बोलते हैं? यूजर लेवल। अब देखो, कर्नल लेवल जो थ्रेड होता है ना, कर्नल लेवल जो थ्रेड होता है,
इसको सपोर्ट आपका सेल्फ आपका ओएस करवाता है, सेल्फ आपका ओएस करवाता है, खुद ओएस कर्नल लेवल थ्रेड को सपोर्ट करवाता है। ठीक। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के खुद के जो थ्रेड होते हैं उनको हम कर्नल लेवल थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल लेवल थ्रेड। और कर्नल लेवल थ्रेड्स में अगर एक वन वन थ्रेड अगर आपका ब्लॉक हो जाता है, वन थ्रेड अगर आपका ब्लॉक हो जाता है, तो रिमेनिंग जो थ्रेड्स हैं उन पे कभी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, रिमेनिंग थ्रेड्स आपके प्रॉपरली रन होते रहते हैं। रिमेनिंग जो थ्रेड है ना, रिमेनिंग प्रॉपर रिमेनिंग आपके प्रॉपरली क्या होते रहते हैं? रन होते रहते हैं। लेकिन जब यूजर लेवल थ्रेड की बात करते हैं, तो यूजर लेवल थ्रेड्स को हम किसकी सहायता से सपोर्ट करवाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से। यूजर लेवल थ्रेड जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से सपोर्ट करवाए जाते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सहायता से जब थ्रेड्स को सपोर्ट करवाते हैं, तो उस टाइम पे अगर आपके पास में कोई एक थ्रेड ब्लॉक, वन थ्रेड अगर ब्लॉक हो जाता है, अगर एक कोई थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, तो एंटायर प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। एक थ्रेड ब्लॉक होते क्या होगा? एंटायर एंटायर प्रोसेस एंटायर प्रोसेस ब्लॉक। एक सिंगल थ्रेड के ब्लॉक होते ही उस वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही पूरा ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूजर लेवल थ्रेड होता है उस थ्रेड को ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए प्रोसेस की तरह ट्रीट करता है। और इसलिए अगर आपका एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, जिसमें कह रहा हूं एक कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक T1 थ्रेड है, एक T1 थ्रेड है, एक T2 थ्रेड है, एक T3 थ्रेड है, एक T4 थ्रेड है, 4 थ्रेड है यहाँ पे। अगर इनमें से कोई एक भी थ्रेड अगर ब्लॉक हो गया ना, तो ये पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। किसमें? यूजर लेवल में। लेकिन कर्नल लेवल में ऐसा नहीं होता। कर्नल लेवल में अगर कोई एक थ्रेड ब्लॉक होता है तो बाकी थ्रेड्स आपके प्रॉपर आपके रनिंग होते रहते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कर्नल लेवल थ्रेड और यूजर लेवल थ्रेड में। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। थ्रेसिंग कैन बी रिड्यूस बाई, थ्रेसिंग को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? थ्रेसिंग क्या होती है भाई? सीपीयू अपना ज्यादातर टाइम किस में स्पेंड करता है? स्वैपिंग स्पेंड करता है, एग्जीक्यूशन स्पेंड कम करता है। थ्रेसिंग कहते हैं मतलब आपके नंबर ऑफ प्रोसेस आपके ज्यादा मौजूद हो चुके हैं किसमें? मेन मेमोरी में। वही आपका थ्रेसिंग कॉन्सेप्ट होता है। थ्रेसिंग को कम कैसे कर सकते हैं? इंक्रीजिंग सीपीयू पावर, सीपीयू पावर इंक्रीज करके, सीपीयू पावर इंक्रीज करके, इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम इंक्रीज करके, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम इंक्रीज करके, इंक्रीजिंग मेमोरी, इंक्रीजिंग मेमोरी। क्या हुआ? व्हाट इज राइट आंसर? देखो थ्रेसिंग हो क्यों रही है? थ्रेसिंग इसलिए हो रही है कि हमारे पास में जो मेन मेमोरी है उस मेन मेमोरी में बहुत ज्यादा प्रोसेस आ चुके हैं। और मेन मेमोरी जब बहुत ज्यादा प्रोसेस आ चुके हैं तो प्रत्येक प्रोसेस को मिलने वाली फ्रेम की संख्या कम हो जाती है। तो फिर क्या करना पड़ता है? बार बार स्वैप इन स्वैप आउट करना पड़ता है। और बार बार अगर स्वैप इन स्वैप आउट कर रहे हो तो उसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं थ्रेसिंग। एक पॉइंट लैम्डा, लैम्डा के बाद में आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है। अब है ना भाई, सीपीयू सीपीयू की पावर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? सीपीयू के पास तो आपका डेटा जानना चाहिए, मतलब सीपीयू पास तो प्रोसेस जाननी चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तब सीपीयू एग्जीक्यूट कर देगा। तो सीपीयू पावर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा थ्रेसिंग केस में। ठीक है, इंक्रीज डिग्री ऑफ, ये तो आप उल्टा काम कर रहे हो। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाने का मतलब है आप और प्रोसेस लेके आ रहे हो, आप थ्रेसिंग बढ़ा दोगे, थ्रेसिंग बढ़ा दोगे, इससे थ्रेसिंग बढ़ जाएगी। तो क्या करो, आप मेमोरी को इंक्रीज कर दो, आप मेमोरी साइज इंक्रीज, जैसे मान लो पहले 1 GB की मेमोरी तब 2 GB मेमोरी कर दो, तो आपके 2 GB की मेमोरी होने के बाद थ्रेसिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेमोरी साइज को इंक्रीज कर दो। चलिए जी, हाउ मेनी न्यू प्रोसेस विल बी क्रिएटेड इन द केस इन केस ए प्रोसेस एग्जीक्यूट द फॉलोइंग? नए प्रोसेस की बातें कर रहा हूं। अब है ना, इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने जस्ट इसलिए दिया है कि आपका माइंड काम क्या करता है स्टार्टिंग के अंदर। जैसे क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आंसर 8। अरे नए प्रोसेस को कह रहा है भाई, टोटल नहीं कह रहा है। इस क्वेश्चंस में दो चीजों पे ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी न्यू न्यू प्रोसेस, नए कितने क्रिएट होंगे, नए कितने क्रिएट होंगे, नए तीन तीन फोर की स्टेटमेंट है। तीन फोर की स्टेटमेंट से न्यू प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे भाई? न्यू प्रोसेस की बात करें तो न्यू प्रोसेस क्रिएट होंगे 2 की पावर 3 माइनस 1, कितने? 7 है ना, 7 तो न्यू प्रोसेस क्रिएट होंगे, न्यू। और टोटल प्रोसेस कितने होंगे? 8, एक पेरेंट है तो 7 नए, नए की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर दो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दो, वो भी जरूरी है।
चलिए जी, इफ ए सिस्टम हैज 32 बिट प्रोसेसर, एक सिस्टम के अंदर 32 बिट प्रोसेसर है, 32 बिट प्रोसेसर है, what are the number of page table entry if the page size is 16 KB? पेज टेबल एंट्री बताओ जो पेज साइज 16 KB की है, बताओ। बताओ भाई, जल्दी से बताओ फटाक से। 64, 64 के एंट्री, 256, 256 के एंट्री। देखो, समझो, देखो देखो धन्ना, क्वेश्चंस के अंदर आपको घुमा फिरा के कुछ भी पूछे भाई, ये कह दे आपको 32 बिट का प्रोसेसर है। 32 बिट प्रोसेसर का मतलब होता है भाई वो लॉजिकल एड्रेस 32 बिट जनरेट करेगा। 32 बिट प्रोसेसर का मतलब होता है एक बार में वो 32 बिट एड्रेस को जनरेट करेगा, ठीक है। 32 बिट एड्रेस को जनरेट करेगा तो ये लॉजिकल एड्रेस की साइज आपको पहले से दे रखी है। 32 बिट्स क्या है आपका लॉजिकल एड्रेस है, और लॉजिकल एड्रेस आपके दो पार्ट में डिवाइड है, पी और डी में। अब ना पी और डी में अगर डिवाइड है तो नंबर देखो ये पूछा क्या है, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री आपसे पूछा है, पेज साइज आपको दे रखी है, पेज साइज कितनी दे रखी है 16 KB। 16 KB मतलब क्या होता है भाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, तो इसका मतलब कितना 14 बिट। 14 बिट तो आपके किस में काम आ गए, 14 बिट तो आपके यहाँ पे काम आ, किस में काम आ गए पेज साइज के लिए। कितने बिट बच गए 32 में 14 घटाओ कितने बिट बच गए 18 बिट। अब देना 18 बिट की सहायता से, 18 बिट की सहायता से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ पेज। अब 18 बिट की सहायता से नंबर ऑफ पेज रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल पेज कितने हो जाएंगे 2 की पावर 18, लेकिन 2 की पावर 18 तो आंसर नहीं है, तो फिर आंसर को मैच करने के लिए 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, 2 की पावर 8 मतलब कितना होगा 256, 256, और इसका मतलब क्या होगा के, देना के एंट्री, के एंट्रीज देना, के बी मत लगा देना, के एंट्रीज है ना, 2 की पावर के एंट्रीज आपके कितने में हो जाएंगे पेज टेबल में। सही बात है, चलिए जी, कोई दिक्कत, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड टू थ्रेसिंग, कौन सी कंडीशन आपकी थ्रेसिंग में होती है। आगे कुछ हिंट भी दे रखा है, WSS का मतलब होता है यहाँ पे वर्किंग सेट साइज। वर्किंग सेट साइज मतलब आप प्रोसेस के लिए, मतलब जो प्रोसेस है उसके लिए कितनी मेमोरी काम में ले रहे हो उसको बोलते हैं WSS यहाँ पे। ऑल प्रोसेस आर अलोकेटेड मोर मेमोरी देन देयर WSS, सभी प्रोसेस को ज़्यादा मेमोरी मिली हुई है WSS से, अगर ज़्यादा मिली हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर तो थ्रेशिंग होगा ही नहीं। द सम ऑफ WSS ऑफ प्रोसेस इज लेस देन द मेन मेमोरी, अगर सम आपका लेस देन है मेन मेमोरी मतलब मेन मेमोरी ज़्यादा है तो अच्छी बात है, फिर तो थ्रेशिंग होगा ही नहीं। वन ऑफ द प्रोसेस इज अलोकेटेड मोर मेमोरी देन इट WSS, एक प्रोसेस को आपके WSS ज़्यादा मेमोरी, इससे भी नहीं होगा। सम ऑफ द WSS ऑफ प्रोसेस इज मोर देन मेन मेमोरी, आपके आपके WSS आपके जो वर्किंग सेट है, वर्किंग प्रोसेस के वर्किंग सेट का जो सम है वो मेन मेमोरी ज़्यादा बढ़ गया तो आपकी थ्रेशिंग हो जाएगी, तो आपको थ्रेशिंग हो जाएगी। सही बात है। अब तो ना घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछे, लास्ट में चीज़ वही होती है, बस ये है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका तरीका चेंज कर लेता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके वही होते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर लेता है। चलिए जी, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री फॉर 64 बिट प्रोसेसर विद 16 KB पेज साइज, सेम क्वेश्चन है, जस्ट आपके यहाँ पे क्या दे दिया 64 बिट प्रोसेस दे दिया। 64 बिट प्रोसेस मतलब क्या है 64 बिट की लॉजिकल एड्रेस है, और पेज साइज आपको दे कितने सेम दे रखे हैं 16 KB, तो 16 के मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 कितना 14 बिट, तो भाई 14 बिट का तो यहाँ पे ये हो गया, 14 बिट का ये हो गया, ये कितने बिट का हो जाएगा 50, तो यहाँ पे तो एंट्री पूछी है तो 2 की पावर क्या लिख दो 50 डायरेक्ट लिख दो, 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 डायरेक्टली, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डू नॉट लीड टू स्टारवेशन, कौन से में स्टारवेशन नहीं होता, किस में स्टारवेशन नहीं होता, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नहीं होता, सही बात है ना, नहीं होता। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में होता है, राउंड रोड में होता है, नहीं होता।
प्रायोरिटी शेड्यूल में होता है? होता है। राइट आंसर 1 और 3rd, 1 और 3rd। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है ना, एक और बच गया क्या? कितने बच गए अभी? बहुत सारे बच गए। Various storage device used by operating system can be arranged as following in increasing order of accessing speed। accessing speed के increasing order की बताओ भाई। accessing speed के increasing order बताओ। मेमोरी के अंदर हम मेमोरी की बात करते हैं, तो मेमोरी में आपको accessing speed के increasing order बताओ। What is right answer? B, B, B for ball, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर मेन मेमोरी, फिर कैश, फिर रजिस्टर। व्हाट इज द राइट आंसर? आपने हिरार्की नहीं पढ़ी मेमोरी वाली? मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इलेक्ट्रिक डिस्क, मेन मेमोरी, कैश और रजिस्टर। ये तो मेमोरी की हिरार्की का है, मेमोरी की हिरार्की का। रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप। जस्ट मेमोरी हिरार्की क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन गलती मत करो भाई। If there are 64 page and the page size is 4096 word, the length of logical address। 64 पेज हैं, 64 पेज के लिए कितने बिट लेने पड़ेंगे? 6 बिट लेने पड़ेंगे। कितने बिट? 6 बिट। ठीक है, 6 बिट लेने पड़ेंगे। और ये वर्ड्स हैं 4024, तो इसका मतलब 2 की पावर क्या, 2 की पावर 10 मतलब क्या, 1024, 11 मतलब क्या, 2048, और 12 मतलब क्या, 4096, 12 ही होंगे। कितने होंगे? 12। तो कितने हो जाएंगे? 18 बिट। कितने हो जाएंगे? 18 बिट। 18 बिट। ठीक है, 18 बिट इज द राइट आंसर। एल्गोरिथम इज समटाइम कॉल्ड एलिवेटर एल्गोरिथम। कौन सी होती है? स्कैन। स्कैन एल्गोरिथम आपकी एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहलाती है। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन? ओके, डन। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे, मतलब आपके एग्जाम ऑलरेडी जो कंडक्ट हो चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। कल एक आपका टेस्ट पेपर हो जाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जितना भी आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आपको परफेक्ट तरीके से सारे के सारे नंबर दिलाएगा। बस ध्यान इतना से रखना है कि अब आगे आने वाले समय में ये जो आपका पर्टिकुलर जो आपकी नोटबुक है, इस नोटबुक को संभाल के रखना है, बीच बीच में रिवाइज करना है। सारे टेस्ट को इस नोटबुक में अलग अलग जगह पे लगा देना, जो टेस्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग उस टेस्ट को लगा देना। लास्ट का जो कल का टेस्ट होगा वो टेस्ट लेंदी टेस्ट पेपर है, और लेंदी टेस्ट पेपर को सोल्व करने के लिए आपको जो ट्रिक अप्लाई करनी है, वो ट्रिक ये अप्लाई करनी है कि जैसे ही क्वेश्चंस देखो तुरंत उस पर टिक मार्क लगा दो। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर 4-4 स्टेटमेंट होंगे, 5-5 स्टेटमेंट होंगे, तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में उसको या तो सही करो या उसको गलत करो। उस टाइप से इस क्वेश्चंस को क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है, और कल का टेस्ट पेपर देने के बाद में कल के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशंस जरूर से देख लेना शाम को, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कल के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मैं कल ही करवा दूं, जिससे कि मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपके टेस्ट पेपर में अगर लेंथी टेस्ट पेपर बन जाता है तो फिर उस टेस्ट पेपर्स के अंदर आप किस टाइप से उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि जनरली आपने देखा होगा अभी चल क्या रहा है, अभी ये चल रहा है कि लगातार रीट के पेपर होने के बाद में अलग अलग लोग अपनी अपनी अलग अलग बातें रख रहे हैं, और कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ों के बाद आलोक राज एक चीज़ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट आगे आए। ठीक है भाई, लेंथी पेपर था सबके लिए था, टाइम कम था सबके लिए था, मिनिमम क्वालिफिकेशन का बाउंडेशन है नहीं, रीट में मिनिमम को बाउंडेशन है नहीं, लेंथी सबके लिए था, टाइम कम सबके लिए था, तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंसी वहां पे दिखती है फिर आपकी। भाई लेंथी पेपर को सोल्व करना भी तो एक इंटेलिजेंस है ना। तो फिर आलोक राज जी ने तो सारे स्टेटमेंट्स के रूप में एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमने पेपर बिल्कुल सही कंडक्ट करवाया है। अगर सब्जेक्ट से बाहर पेपर दिया है तो बताओ, भाई सिलेबस से बाहर पेपर दिया तो बताओ मुझे, तो उस पर कोई कुछ बोल नहीं सकता, सिलेबस में पेपर दिया है। अच्छा, आपको ये कहा गया था क्या कि सिर्फ 10 पेज का पेपर आएगा? जब हमने रिक्रूटमेंट निकालते कहा गया था? और नहीं कहा गया तो हमने कितने पेज का पेपर दिया वो सबको दिया। अच्छा, अलग अलग बच्चों को क्या अलग अलग पेज का पेपर मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला ना। तो फिर सारे क्वेश्चंस जायज, सारे क्वेश्चंस नाजायज है। आलोक राज जी का एक जो ट्वीट होता है वो जायज होता है। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, जस्ट इतना सा होता है। जस्ट मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन देखो रियलिटी, आज के दिन जो इंसान नाम की जो प्रवृत्ति है ना, ये सच में बहुत घटिया प्रवृत्ति है जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। अब बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए आ रहे हैं बार बार कि इस टाइम पे यूट्यूब पे देखने वाले यूजर्स की संख्या ज्यादा है,
इस टाइम पे देखने वाले यूजर्स की संख्या ज़्यादा है। तो अगर इस टाइम पे कोई भी एक ऐसा थंबनेल लेके यूट्यूब पे आ जाता है, जो थंबनेल्स के अंदर ऐसे लिखा होता है भाई, जो भी मतलब आलोक राज को गालियाँ देने वाला थंबनेल मान लो, है ना, और कुछ थंबनेल मान लो, जिसमें मतलब वो अपने आप को ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। उस टाइप का अगर थंबनेल को यूट्यूब पे लेके आ जाता है तो डेफिनेटली एक बार यूजर्स, एक बार स्टूडेंट्स उसको देखते हैं, और उसको देखने का मतलब है कि उसकी ग्रोथ हो जाती है। वो इंसान क्या चाहता है? अपनी ग्रोथ चाहता है। तो ये फैक्ट है मार्केट का, ये हकीकत है मार्केट का, लेना देना कुछ नहीं है। आपके सामने सब कुछ चीज़ें ऐसी कैसे चलती रहेंगी। ये यूट्यूब पे कितने भी आ जाओ, कितने भी लोग यूट्यूब पे आके कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट्स आएगा, सिलेक्शन होने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगी, सब चीज़ें ऐसे कैसे चलती रहेंगी, कोई कुछ नहीं होने वाला। 4-5 दिन बोलेंगे सब शांत हो जाएगा। फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ ये गई वो गई, कुछ नहीं होने वाला। सिलेक्शन होने वाला का हो गया सिलेक्शन, ज्वाइनिंग होने वाली ज्वाइनिंग हो जाएगी, सारी चीज़ें एज इट एज चलती रहेंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि हम लोग भी इतने नादान होते हैं कि हम भी उनकी बातें सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि हमारी बैली फुसली बातों में हमें वो उलझाना चाहता है। हम लोग भी वो नादान प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि YouTube के ऊपर हम उन थंबनेल पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिन थंबनेल्स के अंदर ऐसा कुछ लिखा होता है जो कि आपको क्या लगता है कि हाँ यार ये तो एक बार देख लेना चाहिए। ये फैक्ट है आज के दिन YouTube की। और रियलिटी ये है कि सिलेक्शंस के लिए उन सारे पॉइंट से हट के काम करना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न आलोक राज जी को फर्क पड़ने वाला, न जो यूट्यूब पे बार बार आ रहे हैं उन लोगों को फर्क पड़ने वाला। सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम खराब कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। जस्ट पढ़ाई फोकस करो। कैसा पेपर है सबके लिए इक्वल आएगा। लेंदी पेपर है तो लेंदी पेपर देंगे। कल का ये पेपर आपके सामने मैंने एक डेमो के रूप में रख के देखा है कि भाई लेंदी पेपर लो, सोल्व करके देख लो। 50 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत लेंदी है। सारे के सारे क्वेश्चन में 4-4 5-5 स्टेटमेंट्स हैं। उन स्टेटमेंट में राइट रॉन्ग पूछे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन अभिकथन वाले क्वेश्चन हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक मोर देन वन स्टेट वाले क्वेश्चन हैं। तो उसमें क्या है, लेंदी पेपर बन गया। तो क्या करना है आपको, उस पेपर्स को आपको सोल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि टाइम 1 घंटा है बस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मिलते हैं सोल्यूशन टाइम पे, कल वाले पेपर के सोल्यूशन। थैंक यू, टेक केयर।